Okay. The last class we have completed the types of terms of trade कि कितने तरीके के टर्म्स ऑफ ट्रेड थे, व्यापार की शर्तें कितने तरीके की थी, हमने उस पर डिस्कशन किया था। हमें अब आज की क्लास में स्टार्ट करना है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड को। बेसिकली आपको क्या देखना है कि जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, ठीक है, हम अगर कह रहे हैं टीओटी की, अगर हम बात कर रहे हैं व्यापार की शर्त, दैट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड है क्या कि जिस रेट पर दो कंट्रीज अपने गुड्स को एक्सचेंज कर रही हैं, ठीक है, अगर एक कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है दूसरे इंपोर्ट करेगी, तो कौन सी रेट है, कौन सी दर है जिसमें दोनों कंट्रीज आर रेडी टू नेगोशिएट, जिसमें दोनों देश आपस में व्यापार करने को तैयार है, उसी को हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कह रहे हैं। तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पे निर्भर करती है या डिपेंड करती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए लास्ट क्लास में प्रबोधनी जो आप कह रहे हो ब्रीफ करने के लिए क्लास का, आप एक बार पहले बुक से पढ़ के देखिएगा, दैट इज कम्प्लीटली फैक्चुअल। देखिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड दिए हैं, उसकी डेफिनेशन लिखी है और उसके फॉर्मूले दिए हैं। उसमें ऐसा कोई डायग्राम नहीं था कि उसे फिर से रिपीट किया जाए। आप एक बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर हम उसको बाद में डिपार्टमेंट में डिस्कस कर लेंगे। तो हम बात कर रहे थे फैक्टर्स की। तो जो पहला फैक्टर है जो हम कंसिडर करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, दैट इज रेसिप्रोकल डिमांड, जिसको हम पारस्परिक मांग कह रहे हैं। तो रेसिप्रोकल डिमांड का कंसेप्ट जो कि हमें ऑलरेडी मिल के थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, मिल के सिद्धांत में आपने पढ़ा था, क्या है परस्पर मांग, कि जब एक कंट्री की कमोडिटी दूसरी कंट्री में डिमांड की जाती है, लाइक जब हम क्रॉस डिमांड की बात कर रहे हैं कि अगर एक कंट्री ए है, कंट्री बी है, ए की कमोडिटी एक्स है, बी की कमोडिटी वाई है, तो कंट्री ए में एक्स कमोडिटी की कितनी, वाई कमोडिटी की कितनी डिमांड है, मतलब जो बी कंट्री है उसकी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड पहली वाली कंट्री में कितनी है, ये क्या कहलाएगी, कंट्री ए की रेसिप्रोकल डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑफ कंट्री बी। सिमिलरली आप अगर देखना चाहो कि बी कंट्री में एक्स वस्तु की कितनी मांग है, तो जितनी भी मांग होगी उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज रेसिप्रोकल डिमांड, पारस्परिक मांग। कि अगर आप दो देश ले रहे हैं तो दो देशों की जो अपनी अपनी इंडिविजुअल कमोडिटी है उनकी डिमांड कितनी है, इंटेंसिटी क्या है उस डिमांड की, उसको हम रेसिप्रोकल डिमांड कह रहे हैं। तो ये जो आप हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं उसमें जेएसएमएल में। तो रेसिप्रोकल डिमांड के कंसेप्ट से हमें यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड को अटैच करना है कि कैसे व्यापार की शर्त यहाँ पे प्रभावित हो रही है या कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड अफेक्ट होगी थ्रू द रेसिप्रोकल डिमांड। तो हमने ये लास्ट क्लास में शुरू किया था, थोड़ा सा हमने माना था दो कंट्रीज ए एंड बी। हम मान गए ए का जो एक्सपोर्टेबल आइटम है व्हाट इज दैट, दैट इज क्लोथ्स, दैट इज लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। बी का जो एक्सपोर्टेबल आइटम है दैट इज स्टील। ठीक, तो आप कह रहे दो देश आपने लिए ए एंड बी, टू कमोडिटीज आर देयर क्लोथ्स एंड स्टील, और दोनों कमोडिटीज में एक लेबर इंटेंसिव एक कैपिटल इंटेंसिव। तो अब हमें बात क्या करनी है, हमें रेसिप्रोकल डिमांड का डिस्कशन करना है। तो कंट्री ए के लिए अगर ये एक्सपोर्टेबल आइटम है, निर्यात वाली वस्तु है अगर ये, और ये हम कह रहे हैं कंट्री बी में एक्सपोर्टेबल है, तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कंट्री ए का इंपोर्टेबल आइटम क्या होगा, स्टील, क्योंकि हम दो ही देश की बात कर रहे हैं और दो ही कमोडिटीज की बात कर रहे हैं। कंट्री बी स्टील को एक्सपोर्ट कर रही है और सिर्फ दो ही देश है, तो इसका मतलब वो ए को एक्सपोर्ट कर रही है। तो अगर वो ए को एक्सपोर्ट कर रही है तो मतलब ए के लिए इंपोर्टेबल आइटम क्या हो जाएगा, स्टील। तो बुक में दोनों तरीके से दे रखा है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बट आप जब फर्स्ट टाइम पे पढ़ोगे तो एक ही केस लेकर चलना ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि ए का एक्सपोर्टेबल आइटम क्लोथ है और बी का एक्सपोर्टेबल आइटम स्टील है। इसी को हम बातों घुमा के भी लिख सकते हैं कि ए का इंपोर्टेबल आइटम स्टील है एंड बी का इंपोर्टेबल आइटम क्लोथ है। तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, एक्स एक्सिस पे आपने सपोज करिए क्लोथ्स लिए हैं एंड वाई एक्सिस पे स्टील, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ए इज एक्सपोर्टेबल एंड ये आपका बी एक्सपोर्टेबल। ठीक है, अब आप यूज करोगे यहाँ पे रेसिप्रोकल डिमांड के सेंस में, ऑफर कर के थ्रू आप इसको बताते हैं। दो कंट्रीज है आपकी, एक आपने ऑफर कर्व ओ बी बनाया कंट्री बी के लिए और एक ऑफर कर्व आपका
दिस वन ओ ए। ठीक, दोनों कंट्रीज को ऑफर कर्व आपने ड्रॉ किए ओ बी एंड ओ ए। कहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होगी? इस डायग्राम में टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ डिटरमाइन होगी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब हम यहाँ से एक पॉइंट ले रहे हैं जहाँ पे दोनों ऑफर कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ए एंड बी। ठीक, आप जो ड्रॉ करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, ये क्या होनी चाहिए? एकदम बीच से जानी चाहिए, ताकि आप दिखाएंगे यहाँ पे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो डिटरमाइन हो रहा है, सपोज ये क्या है, एट पॉइंट पी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन T0। इनिशियली आप बात कर रहे हैं कि T0 टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, P पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और इस पॉइंट पे अगर आप देखिए यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करो, सपोज ओ क्यू। ठीक, तो अभी आप क्या कह रहे हो कि अभी तक की जितनी सिचुएशन है उसमें कंट्री ए के सेंस में अगर देखा जाए तो कंट्री ए जो कि ए क्लोथ को एक्सपोर्ट करेगी, तो इस डायग्राम के हिसाब से कितना क्लोथ एक्सपोर्ट कर रही है? क्लोथ आपका एक्स एक्सिस पे है, तो उसका एक्सपोर्ट कितना कर रही है वो? ओ क्यू। ठीक, अब वो एक्सपोर्ट कर रही है ओ क्यू, उसके बदले वो इंपोर्ट कितना करेगी स्टील को? स्टील आपका वाई एक्सिस पे है, कितना स्टील को करेगी इंपोर्ट? पी क्यू। ठीक, मतलब ये जो आपका हिस्सा है वाई एक्सिस वाला, ये जो आप लेकर चल रहे हैं, ये आपका वाई एक्सिस इंपोर्ट को दिखा रही है, आयात को, कि पी क्यू आयात करेगी कंट्री ए स्टील का, और उसके बदले वो इतना क्या कर रही है, अपने क्लोथ्स को एक्सपोर्ट कर रही है इस टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप टर्म्स ऑफ ट्रेड निकालते हो तो एक्चुअली आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है, आप किससे देखते हो? स्लोप से देखते हो कि इसका स्लोप कितना है एक्स एक्सिस के साथ। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्लोप, जब भी हम ढाल की बात करेंगे तो हम क्या बात करते हैं? टैन थीटा की। मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में हम टैन थीटा से स्लोप निकालते हैं। तो टैन थीटा क्या होता है आपका फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, जिसको आप लंब कहते हैं, लंब क्या है? ये वाला हिस्सा। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं? टैन थीटा की वैल्यू पी क्यू अपॉन बेस कितना है, जितना की वो एक्सपोर्ट कर रही है, निर्यात कर रही है, तो मतलब ओ क्यू। ठीक, तो अगर आपको ये दिखाना हो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड का स्लोप कितना है, आप कैसे दिखाएंगे? थ्रू टैन थीटा पी क्यू अपॉन ओ क्यू। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि ये जो एंगल है, इस एंगल को हम कह रहे हैं सपोज थीटा। ठीक, अभी तक कोई डाउट इस डायग्राम में? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम क्या सपोज कर रहे हैं कि इन केस अगर ये मान लो कि जो कंट्री ए है, ठीक है, प्रीवियस स्लाइड, लास्ट स्लाइड में शोभा कुछ नया नहीं था, वो जेएसपीएल को ही रिपीट कर रही थी मैं कि रेसिप्रोकल डिमांड क्या है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? मान लीजिए कंट्री ए में इफ सपोज स्टील की डिमांड इंक्रीज कर जाती है। ठीक, स्टील किसका गुड है? स्टील इंपोर्ट कर रहा है कंट्री ए या एक्सपोर्ट कर रहा है? इंपोर्ट। युक्ति थीटा का सिंबल इसलिए दिया है क्योंकि आप यहाँ पर एक एंगल लेकर चल रहे हो, क्योंकि हम इसको एंगल के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंगल मतलब आप स्लोप की बात करते हैं, जब भी आप इकोनॉमिक्स में स्लोप की बात करोगे तो दैट मीन्स आप टैन थीटा की बात कर रहे हो, टैन अल्फा की बात कर रहे हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर एक एंगल दिखाना है, इसलिए हमने इसका नाम थीटा दे दिया है। थीटा इज इक्वल्स टू लंब बट्टा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए आपकी यहाँ टैन थीटा की वैल्यू पी क्यू अपॉन ओ क्यू होगी। ठीक, तो हम केस ले रहे हैं कि कंट्री ए में स्टील की डिमांड बढ़ गई, मतलब रेसिप्रोकल डिमांड फॉर कंट्री बी's प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड इन कंट्री ए।
कि कंट्री ए में स्टील की मांग बढ़ी है। अभी हम अगर कोई डायग्राम पे नजर ना रखें, हम ऐसे ही नॉर्मल बात करें अगर, कि अगर मैं कह रही हूँ इंडिया में इम्पोर्ट बढ़ गया, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से हमने कुछ मंगा लिया, तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होगी या अनफेवरेबल? कंट्री ए के लिए स्टील की मांग बढ़ना फेवरेबल है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। मतलब हमें ऑलरेडी पता है डिस्कशन की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है दैट शुड बी अनफेवरेबल, दैट शुड बी अगेंस्ट टू कंट्री ए, क्योंकि हम कह रहे हैं डायरेक्टली कि कंट्री ए में इंपोर्ट बढ़ रहा है, आयात बढ़ रहा है, तो हमारे डायग्राम से ये चीज प्रोडिक्ट होनी चाहिए कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होगी कंट्री ए के लिए। ठीक है, तो अब आप कह रहे हो अगर रेसिप्रोकल डिमांड बढ़ी है कंट्री ए में, तो वेन एवर डिमांड इज इंक्रीज, किस साइड बढ़ता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट? जब मांग बढ़ती है तो कर्व किस तरफ शिफ्ट होता है, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड शिफ्ट होगा आपके डिमांड में। तो जब कंट्री ए में मांग बढ़ी, तो ये जो आपका कर्व है ये शिफ्ट होकर आपका A1 हो गया। कंट्री बी में अभी हम कोई चेंज नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ कह रहे हैं कंट्री ए में कंट्री बी के प्रोडक्ट की मांग बढ़ी, और मांग बढ़ने से ये हमें पता है कि जो कर्व होता है राइटवर्ड शिफ्ट होता है, इसलिए ये आपका जो ओ ए कर्व था अब ये OA1 हो गया, और बी वाला कर्व आपका एज इट इज वही है जो पिछला आपका कर्व था। तो अब क्या हुआ, टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि मांग ही बदल गई है उस कंट्री में, तो इसलिए वो लाइन आपकी चेंज होगी। अब हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड कहाँ डिटरमाइन होगा? जो हमारे दो नए ऑफर कर्व हैं, बी कंट्री का तो हमारा प्रीवियस वाला ऑफर कर्व ही है, दैट इज OB, ये ब्लैक वाली लाइन, और कंट्री ए का ऑफर कर्व OA से शिफ्ट होकर OA1 हो गया है जो हमारी ब्लू लाइन से दिख रहा है। तो अगर अब हम देखें यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन, ये पॉइंट आपका P1 है, ये पॉइंट आपका Q1, और नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन सपोज करिए T1। ठीक, हमें नया टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन क्या मिली? T1, जो कहाँ पे आपकी डिटरमाइन हो रही है? नए ऑफर कर्व कंट्री ए के OA1 और पुराने ऑफर कर्व कंट्री बी के OB, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज P1। यहाँ पे आपको नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन मिल रही है T1। अब पहली चीज जो होता है तरीका देखने का कि फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो हमें क्या देखना है? इसकी डिस्टेंस। कंट्री ए के ऑफर कर्व से देखो अगर आप, तो इसकी डिस्टेंस ऑलमोस्ट इतनी है। कंट्री बी से देखो तो इसकी डिस्टेंस इतनी है। क्या हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन जिस ऑफर कर्व के जितना पास होगी उसकी फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल? ठीक है, ये डिस्कशन हम स्टार्टिंग से करते आ रहे कि जो व्यापार की शर्त की रेखा है जिस प्रस्ताव वक्र के ज्यादा नजदीक होगी उसके लिए वो बुरी सिचुएशन होगी। तो इस डायग्राम से आप देखिए, ये जो नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है T1, ये कंट्री ए से ज्यादा पास है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कंट्री ए के लिए अनफेवरेबल है। आपने स्टार्टिंग में भी बात बोली थी कंट्री ए में इंपोर्ट बढ़ा है तो डेफिनेटली इट इज अनफेवरेबल सिचुएशन टू कंट्री ए। अब आप इसको डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये लाइन आपकी ज्यादा पास है कंट्री ए के। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो नई आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, यहाँ पे कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है? एक्सपोर्ट पहले से ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? पहले कंट्री ओ क्यू एक्सपोर्ट कर रही थी कंट्री ए एट पॉइंट पी, अब नई व्यापार की शर्त पे T1 टर्म्स ऑफ ट्रेड पे कंट्री का एक्सपोर्ट ओ क्यू से OQ1 हो गया। ठीक, एक्सपोर्ट बढ़ा, दैट इज गुड। बट अगर हम बात करें इन रेफरेंस टू इम्पोर्ट, कि आप अगर कंपेयर करो इम्पोर्ट के साथ, तो देखिए जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका बहुत ही माइन्यूट सा है, थोड़ा सा बस इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट आपका ज्यादा बढ़ा है। मतलब कंट्री अब कितना इंपोर्ट कर रही है? P1Q1। ठीक है, P1Q1 आपका ये इम्पोर्ट है,
और उसके बदले एक्सपोर्ट कितना कर रही है, OQ1। मतलब वो अपना ज्यादा सामान दे रही है और उसके बदले जो सामान ले रही है वो क्या है, वो उसके बदले जो सामान मिल रहा है उसको कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। तो ये इसके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन हुई कि वो मंगा कम पा रही है और उसको देना ज्यादा पड़ रहा है अपने देश से। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अनफेवरेबल सिचुएशन। तो पहली चीज आप टर्म्स ऑफ ट्रेड की लाइन की डिस्टेंस के बेसिस पे दिखाओगे। दूसरा चीज आप ये इसके लंब और आधार के बेसिस पे दिखा रहे हो कि कितना आपने परपेंडिकुलर आप वैल्यू ले रहे हो, कितना एक्सपोर्ट कर रही है और कितना इंपोर्ट कर रही है। अगर अब हम थीटा के सेंस में बात करें तो यहाँ पर जो नया एंगल होगा, ठीक, मान लीजिए जो हम नए एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल आपका θ1। ठीक, पहला जो हमने एंगल लिया था ग्रीन लाइन वाला, वो हमने इस रेड लाइन से लिया था, डॉटेड लाइन से, जो हमारी अर्लियर थी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन T0। अभी जो हम θ1 ले रहे हैं उसका एंगल क्या है, ये आपकी पिंक वाली लाइन से आप एक्स एक्सिस से एंगल ले रहे हो, दैट इज θ1। तो tan θ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan θ1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1Q1 upon OQ1, क्योंकि इन दैट केस इन न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन एट T1 लंब आपका क्या है, P1Q1। इंपोर्ट कितना किया जा रहा है, इतना। तो ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो नई वैल्यू आपकी tan θ1 की क्या है, P1Q1 अपॉन OQ1। ठीक, अब अगर आप एंगल की पोजीशनिंग पे ध्यान दो, थीटा और θ1, अगर आप इन दो एंगल्स को देख रहे हो जो हमने इस डायग्राम में बनाया है, एक आपका सपोज करते हैं थीटा मान लीजिए, मैं कह रही हूँ 60 डिग्री है। ठीक, जो θ1 है वो एंगल आपका 30 डिग्री है। दोनों के एंगल में डिफरेंस है। जब आप पढ़ते थे पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो आपने क्या देखा होगा कि जब आप एंगल्स बना रहे हो तो ये 30 डिग्री है आपका, ये वाला 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्चुअली एंगल चेंज होने के साथ स्लोप ही बदल रहा है। ये आपका फ्लैट है, आप यहाँ पे गए 60 डिग्री में, स्लोप और ज्यादा हो गया, 90 डिग्री में गए और ज्यादा हो गया। तो हम एंगल के थ्रू स्लोप को ही डिस्कस करते हैं, इसलिए हम इकोनॉमिक्स में tan थीटा को हमेशा स्लोप के थ्रू दिखाते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को लो 60 डिग्री और आप इस डायग्राम को लो 30 डिग्री, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब आप लोगों को tan की टेबल नहीं याद होगी, 30 डिग्री की कितनी है, 45 की कितनी है, 60 की कितनी है, बट आपको ये ध्यान होगा कितनी भी वैल्यू होगी 30 डिग्री की वैल्यू कम होगी 60 से या ज्यादा। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कम होगी, राइट। तो इसका मतलब वापस आप इस डायग्राम पे आइए, जो आपका यहाँ tan θ1 है कितना है ये आपको नहीं पता, बट एंगल देख के आप डेफिनेटली बता सकते हो tan थीटा इज ग्रेटर देन tan θ1, क्योंकि ये वैल्यू आपकी इस एंगल से आप दिखा रहे हैं और इसका एंगल आपका ज्यादा है। ठीक, तो क्योंकि एंगल की वैल्यू कम हुई है कंट्री ए के कंटेक्स्ट में, इसलिए आप कह सकते हैं कंट्री ए के लिए अनफेवरेबल है। अगर कंट्री ए में कंट्री बी के प्रोडक्ट की मांग बढ़ी है, दैट मीन्स कि कंट्री ए में अगर रेसिप्रोकल डिमांड इंक्रीज हुई है तो ये कंडीशन अनफेवरेबल होगी। ये सिचुएशन, ये स्थिति क्या होगी, उसके फेवर में काम नहीं करेगी। और कैसे काम नहीं करेगी वो आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, जो आपने डायग्राम बनाया। पहली चीज की टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आपके ज्यादा पास आ जाएगी, जिस भी कंट्री की बात कर रहे हैं उसके ज्यादा पास आ जाएगी। दूसरी चीज आप क्या दिखाओगे, इस डिस्टेंस के बेसिस पे कि वो जितना इंपोर्ट कर रहा है उसके बदले अगर उसे एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा मतलब वो ज्यादा जब एक्सचेंज हो रहा है दोनों के गुड्स में तो उसको देना ज्यादा पड़ रहा है और उसे मिल कम रहा है, तो तब आप दिखा सकते हो अनफेवरेबल। और थर्ड कंडीशन आप tan थीटा की वैल्यू से शो कर सकते हैं कि tan थीटा की वैल्यू आपकी पहले से अगर कम हो रही है तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट जा रही है उस कंट्री के। अभी तक कोई डाउट।
अब इसी डायग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बोलूं कंट्री ए में रेसिप्रोकल डिमांड कम हो रही है, ठीक, पहला हमने केस क्या लिया था, कंट्री ए की रेसिप्रोकल डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से हमारा कर्व किधर शिफ्ट हो गया, ए से A1 हो गया। बट अगर मैं बोल रही हूँ कि कंट्री ए में स्टील की मांग पहले से बहुत कम हो गई, तो अगर मांग पहले से बहुत कम हो गई है तो अब क्या होगा, जैसे ही डिमांड कम होती है डिमांड कर्व लेफ्ट साइड आ जाता है, ठीक। तो ये जो आपका OA1 कर्व था, जो आपका OA1 कर्व था, अब क्या होगा, सपोज करिए शिफ्ट होके ये इधर आ गया, दैट इज OA2। साथ साथ डायग्राम बनाते जाइएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक। तो हमने तीसरी कंडीशन क्या ली, जब हम कह रहे हैं देश ए में इंपोर्ट जो है वो पहले से कम हो रहा है, या फिर स्टील की मांग पहले से कम हो रही है, तो स्टील की अगर डिमांड कम हो रही है दैट मीन्स इंपोर्ट पहले से कम हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा किसी देश में, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कंडीशन है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो कंडीशन है वो पहले से बेटर हो जाएगी। तो अब क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आपकी चेंज होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों कंट्रीज को ऑफर कर्व क्या है, कंट्री बी में अभी हम कोई चेंज लेकर नहीं चल रहे हैं, सिर्फ हम कंट्री ए की बात कर रहे हैं। तो कंट्री ए में जो आपका नया ऑफर कर्व है OA2, कंट्री बी का पुराना ऑफर कर्व OB, जहां ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, सपोज ये आपका पॉइंट P2, तो इस पॉइंट P2 पे आपको क्या मिलेगी, नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन। पहली टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आपकी T0 थी, दूसरी आपकी T1 थी, तीसरी की आप बात कर रहे हैं T2। तो इस T2 पे जब आप काम करेंगे, ठीक, तो अब आप पहली कंडीशन क्या देख रहे हैं कि जो नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, ये जो आप T2 की बात कर रहे हैं, ये T2 लाइन किसके ज्यादा पास है, कंट्री ए या कंट्री बी। देखिए ये जो दो आपको एरोज दिखा रही हूँ मैं, एक आपका कंट्री बी का है, कंट्री बी के कितना पास है और कंट्री ए के कितना पास है। तो आप देख सकते हैं कि जो नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, आपके डायग्राम से एक चीज विजिबल होनी चाहिए कि जो नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, ये लाइन आपकी क्या है, कंट्री ए से दूर है, ठीक। तो जितनी जितनी दूर होगी उतना फेवरेबल होगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कंट्री ए में रेसिप्रोकल डिमांड कम हुई है, अगर इंपोर्ट पहले से कम हुआ है, तो ये फेवरेबल होगा कंट्री ए के लिए। और वो आप कैसे दिखा रहे हैं, इस डिस्टेंस के बेसिस पे कि इसकी डिस्टेंस ज्यादा है टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन से। दूसरी चीज आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप कंपेयर करें इस पॉइंट पर, इस नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन पे कंट्री इंपोर्ट कितना कर रही है, डायग्राम देख के बताइए, कंट्री का इंपोर्ट कितना है, कंट्री ए में स्टील कितना आयात हो रहा है, P2Q2, ठीक। ये जो आपकी पर्पल वाली लाइन है, ये हम कह रहे हैं ये दिखा रहा है कंट्री के इंपोर्ट को, ठीक। तो कंट्री इंपोर्ट कितना कर रही है और एक्सपोर्ट कितना कर रही है, OQ2, मतलब वो जितना अपनी कंट्री से दे रही है उससे ज्यादा उसको क्या मिल रहा है, उससे ज्यादा उसको मिल रहा है। P2Q2 एरिया इंपोर्ट का है कि उसके पास आ रहा है, और वो कितना दे रही है उसके बदले, OQ2। तो उसे देना कंपेयर में, उसको कंपैरिजन में उसको मिल ज्यादा रहा है, तो ये कंडीशन क्या है उसके लिए, फेवरेबल। अब अगर हम एंगल के हिसाब से बात करें, ये आपका इनिशियल एंगल थीटा था, सेकेंड कंडीशन का एंगल आपका थीटा 1 था, यहाँ हम बात करते हैं, मान लीजिए इस एंगल को हम कह रहे हैं थीटा 2। जब आप एंगल बनाएंगे सही लाइन से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कलर्स हैं बहुत सारे दिखाने के लिए, बट आप जो पेन यूज करोगे वो आपका ब्लू और ब्लैक होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको कहाँ से एंगल लेना है, ठीक। अब इन तीनों एंगल को अगर आप कंपेयर करो, थीटा 1 थीटा 2, सबसे ज्यादा एंगल किसका है, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा उसका एंगल सबसे ज्यादा होगा, मतलब हम कह रहे हैं थीटा 2। तो ये जो आपका वैल्यू है थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P2/Q2,
सॉरी P2 Q2 अपॉन O Q2, ये वैल्यू आपकी थीटा 2 की हो गई। ठीक, तो आपने क्या देखा, शुरुआत में जो एंगल आपका थीटा था, अगर कंट्री ए में मांग कम हो जाती है स्टील की, तो ये वैल्यू, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई वैल्यू क्या दिखाएगा, ए के लिए फेवरेबल कंडीशन को शो करेगा। तो इस पूरे डायग्राम से आप डिस्कस कर रहे हो कि कंट्री ए में, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या था, रेसिप्रोकल डिमांड कैसे इफेक्ट कर रही है टर्म्स ऑफ ट्रेड को। तो रेसिप्रोकल डिमांड, अभी इस सिचुएशन में, डायग्राम में हमने 3 कंडीशन ली कि कंट्री ए में अगर रेसिप्रोकल डिमांड बढ़ती है, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, कंट्री ए के लिए अनफेवरेबल है, जो कि आपने A1 वाले ऑफर कर्व से दिखाया। अगर कंट्री ए में रेसिप्रोकल डिमांड पहले से कम हो रही है, जो कि आपने इस नए A2 वाले ऑफर कर्व से दिखाया, तो दोनों ही सिचुएशन में टर्म्स ऑफ ट्रेड अफेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि रेसिप्रोकल डिमांड आपका एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन अफेक्ट होती है। और कैसे अफेक्ट हो रही है वो आपने इस डायग्राम से शो किया। एक ही डायग्राम में आपको दिखाने हैं हर एक केस, जितने की भी आप बात कर रहे हो, आप एक ही डायग्राम से दिखाओगे, बट ये इंश्योर करना कि आपका डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कोई डाउट इस डायग्राम में अभी तक? देखो, साथ साथ बनाते हुए समझते जाओगे तभी वो क्लियर होगा, क्योंकि अगर अभी समझ में आ गया है, इट डजंट मीन कि मार्च अप्रैल तक आपके दिमाग में रहेगा वैसे ही। इंटरनेशनल का पेपर आपका ऐसे है, इतने सारे डायग्राम है कि स्कोरिंग पेपर हो जाता है आपका, कि हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम मिल ही जाता है, नहीं भी मिलता है तो समहाउ यू आर एबल टू मैनेज कि कैसे एक डायग्राम को दूसरे में यूज करना है। अब आप बीए थर्ड ईयर में, आपको स्ट्रैटेजी पता है कि मार्क्स कैसे निकलवाने हैं एयू से। जितना ज्यादा डायग्राम दोगे, उतना ज्यादा आपके मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी पूछा है डायग्राम, और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये डायग्राम सूटेबल है, तो आप वहां पे उस डायग्राम को एडजस्ट कर सकते हो, वहां पे लगा सकते हो, ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज करें। तीनों कंडीशन के नाम निशु, पहली कंडीशन आपकी नॉर्मल कंडीशन थी, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो। दूसरी कंडीशन आप ले रहे हो कि इफ कंट्री ए में आपका आयात बढ़ गया है, या फिर रेसिप्रोकल डिमांड फॉर कंट्री ए इज इंक्रीज्ड। ठीक, एंड सेकंड कंडीशन, अगर रेसिप्रोकल डिमांड फॉर स्टील या फिर कंट्री बी's प्रोडक्ट इज डिक्रीज्ड। अब अगर इसी चीज को मैं कंट्री बी के लिए डिस्कस करूं आपसे, डायग्राम नोट हो गया ये वाला सबका, आगे बढ़े। तो अगर अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर जो चीज हमने कंट्री ए के लिए करी, अगर वही चीज कंट्री बी के लिए करे, कि ये आपका कंट्री बी का ऑफर कर था या आपका कंट्री ए का ऑफर कर था। ठीक है, मैं लेबलिंग नहीं कर रही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की, क्योंकि वही सेम चीज रिपीट कर रही हूँ जो पिछले इसमें हमने रिपीट करी थी। तो ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बनेगी कहीं, ठीक, बीच से बनाइए का, तो ये T0 टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है। अब अगर मैं कह रही हूँ कंट्री बी में कंट्री ए के प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि कंट्री ए, सॉरी कंट्री बी एक्सपोर्टेबल ऑफ कंट्री ए इज इंक्रीज्ड, मतलब देश बी में अगर क्लोथ की मांग बढ़ गई, तो आपका डायग्राम, ये जो आपने रखा था बी एंड ए, एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम आपका ये है। तो अगर कंट्री बी में मांग बढ़ती है, तो डायग्राम कौन सा सही है, 1 या 2? बताइए, ये आपका 1 डायग्राम है या आपका 2 डायग्राम है? मैं कह रही हूँ कि देश ए में और देश बी में कंट्री ए के प्रोडक्ट की मांग इंक्रीज करी है, रेसिप्रोकल डिमांड इंक्रीज करी है। ठीक, तो मतलब ये आपका डायग्राम करेक्ट करेक्ट होगा कि कंट्री ए बी में अगर मांग बढ़ी है ए की, तो कंट्री बी की मांग जो है राइटवर्ड शिफ्ट होगी, और इसलिए आपका जो ये वाला डायग्राम है वो करेक्ट है। तो मतलब आप क्या कहेंगे कि ये जो आपकी मांग थी, ऑफर कर बी से बी 1 हो गया। ठीक,
तो जैसे ही आपका बी से B1 हुआ, ये जो वैल्यू आपकी थीटा की थी, नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आपकी ऐसी हो जाएगी। ठीक, इसको मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, T1। तो अब अगर आप वही सेम चीज अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इससे इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस, क्योंकि ए का ऑफर कर्व में कोई अंतर नहीं आया, सिर्फ बी के ऑफर कर्व में अंतर आया, तो जिसके जितनी पास है उसके लिए अनफेवरेबल। तो मतलब देश बी में इंपोर्ट बढ़ा था, इसलिए आप कह रहे हो कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो उसके अगेंस्ट चली गई, उसके पास चली गई। ठीक, दूसरी चीज, अगर आप एंगल के हिसाब से देखो, वो आपका थीटा था, या आपका थीटा 1 है, तो ये एंगल आप किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, जो आपकी एक्स एक्सिस पे कमोडिटी है उसके बेसिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपने क्लोथ लिया है। ठीक, क्लोथ क्या है, ए के लिए आप कह रहे हो एक्सपोर्टेबल, तो मतलब जहां पे आपने क्लोथ लिखा है आप ए कंट्री की बात कर रहे हो, तो थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो मतलब ए के लिए इंक्रीज हुई है थीटा की वैल्यू, तो ए के लिए फेवरेबल है, मतलब बी के लिए अनफेवरेबल होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन अगर ए के लिए फेवरेबल है तो बी के लिए अनफेवरेबल होगा। तो वही सिचुएशन आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि जो आपने यहाँ पे दिखाया था कि जब ए में इंक्रीज करी थी रेसिप्रोकल डिमांड, तो ए का कर्व A1 शिफ्ट हुआ था, ए के लिए अनफेवरेबल हो गया था क्योंकि थीटा की वैल्यू कम हो गई थी, थीटा से थीटा 1 हो गई थी। ठीक, यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन इसके पास आ गई थी, इस वाले ऑफर कर्व से ज्यादा क्लोज आ गई थी। यही सिचुएशन जब बी कंट्री में हुई तो क्या हुआ, ऑफर कर्व बी से B1 हो गया। ठीक, थीटा की वैल्यू ए के लिए इंक्रीज कर गई और टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन बी के ज्यादा क्लोज हो गई, तो मतलब ये क्या होगा, बी कंट्री के लिए अनफेवरेबल। अगर मैं इसी डायग्राम में ये चीज बोलूं कि कंट्री बी में अगर रेसिप्रोकल डिमांड पहले से कम हो जा रही है कंट्री ए के प्रोडक्ट के लिए, तो क्या होगा, ये ऑफर कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका B2, और जो पुराना वाला ऑफर कर्व है कंट्री ए का, दैट इज OA। तो अब टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन क्या है, ये फिर से चेंज हो जाएगी। मान लीजिए इसको हम P2 कह रहे हैं, और ये टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है कि कंट्री ए के ज्यादा पास दिखे। ठीक, तो ये कंडीशन क्या होगी, अब थीटा की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी, थीटा 2। तो ये जो थीटा 2 है वो पहले से कम हो रहा है, इसका मतलब कंट्री ए के लिए अनफेवरेबल हो रहा है। क्यों अनफेवरेबल हो रहा है, क्योंकि उस देश में, दूसरे कंट्री में इम्पोर्ट कम हो गया है। अगर इस कंट्री का इम्पोर्ट कम हो गया है मतलब आप कह रहे हो देश ए का एक्सपोर्ट कम हो गया होगा, तो किसी कंट्री का एक्सपोर्ट कम होना उसके लिए क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल। तो इसलिए यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है ये कंट्री ए के ऑफर कर्व के ज्यादा पास है, तो इसलिए उसके लिए अनफेवरेबल है। थीटा की वैल्यू ए के लिए पहले से कम हो जा रही है, इसलिए ये उस कंट्री के लिए अनफेवरेबल होगा। ठीक है, इस डायग्राम को मैंने बहुत क्लीन और बहुत डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि बस मैं कंपेयर कर रही हूँ कि आपको कैसे बताना है। आपको सिर्फ एक कंट्री के लिए ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस डायग्राम में अगर आप फर्दर दिखा दोगे तो वो आपका डायग्राम बहुत हौच पौच हो जाएगा। तो आप डायग्राम सिर्फ एक ही कंट्री के कंटेक्स्ट में समझाना कि एक कंट्री में जब मांग बढ़ रही है और जब मांग कम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप इसी में अगर आप और ऐड कर दो, अगर आप यहाँ से नई लाइन ले आओ B1, फिर फर्दर आप एक नई लाइन ले आओ B2, फिर आपका वही डायग्राम बन जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक इंटरसेक्शन का पॉइंट यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, एक आपका ये पॉइंट हो जाएगा और एक आपका ये पॉइंट हो जाएगा, तो वो आपका बहुत ज्यादा हौच पौच डायग्राम होगा। तो इसलिए आप एक्सप्लेनेशन के पार्ट में कंडीशन जरूर लिखोगे कि अगर बी कंट्री में कम हुई ज्यादा हुई तो क्या होगी सिचुएशन, लेकिन डायग्राम में आप सिर्फ एक कंट्री के कंटेक्स्ट में ही एक्सप्लेन करना। क्लियर है ये पूरा सीन। एंगल वहां से लेना है जहां पे कट करते हैं। हाँ, आप जो भी डायग्राम ले रहे हैं, जो भी डायग्राम आप बनाते हो, तो जिस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से आप एक लाइन ओरिजिन से लेके आओगे, उस ओरिजिन का आपको क्या करना है, वैल्यू लेनी है, थीटा की वैल्यू। तो जब यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा था आपने ये वैल्यू ली, जब यहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है तो आपकी ये वैल्यू चेंज हो गई, या आपने छोटी वैल्यू ली, एंगल आपका कम हो गया। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वहां से आपको एक एंगल को लेना होगा। पहला पॉइंट आप लोग कर लेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे खुद से, रेसिप्रोकल डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है।
आगे बढ़े। ओके, तो जो नेक्स्ट आपका फैक्टर है कि क्या अफेक्ट करेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन को, वो है आपका टैरिफ। ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में प्रशुल्क। टैरिफ आपका पूरा कंप्लीट एक कंटेंट है जो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे टैरिफ को। अभी हम शॉर्ट में बस समझ लेते हैं कि प्रशुल्क है क्या। टैरिफ आपका क्या है, एक तरीके का टैक्स है, ठीक है, जो क्या कर रही है गवर्नमेंट, अप्लाई कर रही है जो कमोडिटी एक्सपोर्ट हो रही है, जो कमोडिटी इंपोर्ट हो रही है। बेसिकली हम एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। अगर आप टैक्स बोल के इसको समझोगे तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा। एक्सपोर्ट पे अगर आप टैक्स लगाओगे तो वो आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी कमोडिटी को ले रहे हो और उसमें अगर जीएसटी नहीं लगाए तो उसका दाम पहले से कम होगा। जैसे ही आप उसमें टैक्स अप्लाई कर देते हो तो कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर ऐसे कोई वैल्यू आपकी 20 रुपए की है और फिर आपने उसमें टैक्स लगा दिया तो वो वैल्यू आपकी 20 से ज्यादा 25 रुपए 22 रुपए कुछ भी होगी, बट 20 रुपए से ज्यादा होगी। तो टैक्स हमेशा क्या करता है, कमोडिटी की प्राइस को एनहांस करता है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पे टैक्स को नहीं इम्पोज करती है, क्योंकि उसका दाम बढ़ जाएगा और दाम बढ़ेगा तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग आप क्या कह रहे हो, द मोमेंट प्राइसेस इंक्रीज डिमांड विल कम्स डाउन। कि मतलब जैसे ही आपका कीमत बढ़ी वैसे ही उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ते हो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर एक्सपोर्ट पे लगाया गया टैक्स तो उसकी क्वांटिटी कम डिमांड की जाएगी, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम बेसिकली बात करते हैं कि जब हम इम्पोर्ट पे टैक्स लगाते हैं तो जैसे ही आप इम्पोर्ट पर टैक्स लगाते हो तो इम्पोर्ट की भी प्राइस हाई होगी। तो एजेंडा क्या होता है, व्यू क्या होता है गवर्नमेंट का, कि इम्पोर्ट पे या आयात पे टैक्स हाईली इम्पोज कर दिया जाए, ताकि क्या हो कि उस कंट्री के जो सिटीजन हैं वो कम से कम यूज करें इम्पोर्ट का। ठीक है, तो जब वो कम डिमांड करेंगे तो इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट कम होगा, जो भुगतान शेष है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसकी सिचुएशन स्ट्रांग होगी। तो इम्पोर्ट से मतलब यहाँ पर क्या है कि जो टैक्स अप्लाई किया जा रहा है वो, ठीक। तो इन सारे डायग्राम्स में क्या होगा, आपका डायग्राम सेम बनेगा, एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होगा। तो डायग्राम आप दिमाग में बस रखिएगा कि आपको करना क्या है, ले देकर आपको डिमांड से ही कनेक्ट करना है, ठीक, उस कंट्री की डिमांड पे ही आना है आपको, लेकिन एक्सप्लेनेशन हर एक का चेंज है। तो जब आप टैरिफ की बात कर रहे हैं तो टैरिफ लगाने से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे ही टैक्स लगेगा इट विल अफेक्ट डिमांड और नॉट। ठीक, जैसे टैक्स लगाया, क्योंकि टैक्स लगाने से कीमतों पे प्रभाव पड़ेगा, प्राइस अफेक्ट होगी, इस वजह से आप कहोगे क्वांटिटी भी अफेक्ट हो रही है। तो इसी चीज को आपको डायग्राम से दिखाना है। वही सेम डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पे आपने क्लोथ्स को लिया है, या आपका स्टील है, ठीक, या आपका कंट्री बी का ऑफर कर्व, या आपका कंट्री ए का ऑफर कर्व। टैरिफ ऋषभ अभी हम आएंगे टैरिफ वाले चैप्टर पे, तब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये डेफिनेशंस क्या है, टाइप क्या है, कितने तरीके से हम उसको इम्पोज करते हैं, वो हम वहां पे आएंगे। अभी बस आप इसको टर्म्स ऑफ ट्रेड के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, ये टाइम कम बचा है, अगर मैं उस पर चली गई तो फिर ये वाला आपका छूट जाएगा। नेक्स्ट हमें वहीं स्टार्ट करना है, टैरिफ ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट में। ठीक, तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन है जहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे क्लोथ को लिया है, वाई एक्सिस पे स्टील को लिया है। कंट्री ए का ऑफर कर्व आप ए से शो कर रहे हैं, कंट्री बी का ऑफर कर्व आप ओ बी से शो कर रहे हैं। तो जो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है वो इन दोनों के बीच से होके जा रही है। इस पॉइंट पी, और ये आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन T0। ठीक, अब आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कंट्री ए की गवर्नमेंट ने या कंट्री ए ने अपने इंपोर्ट पे टैक्स को इम्पोज किया, ठीक है, जो वो आयात कर रही है उस पर अगर उसने टैरिफ लगा दिया, ठीक, तो जैसे ही कंट्री ए ने अपनी कमोडिटी पे, अपने इंपोर्ट पे टैरिफ को लगाया, तो टैरिफ लगाते ही कीमत बढ़ेगी, इंपोर्ट की प्राइस, सबसे पहली चीज क्या होगी, इंपोर्टेबल आइटम की प्राइस बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि कंट्री ए ने टैक्स इम्पोज किया है कंट्री बी के प्रोडक्ट पे। ठीक, तो जैसे ही प्राइस पे टैक्स लगाया, प्राइस बढ़ा, तो इसका मतलब जो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट होगी वो क्या होगा, नीचे आएगी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड कहता है
देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, विपरीत संबंध है। इसलिए टैरिफ लगाने की वजह से क्या हुआ, कंट्री ए में मांग कम हो गई इंपोर्टेबल आइटम की। अगेन हम कहाँ आ गए, रेसिप्रोकल डिमांड पे। जैसे ही हमारी मांग कम हुई तो ये जो आपका कर्व है, ठीक, जो आपका ओ ए कर्व था, ये शिफ्ट होकर चला गया ओ ए वन। क्यों ये ओ ए से ओ ए वन हो गया, इसका लॉजिक एकदम क्लियर है, क्योंकि टैरिफ इम्पोज किया है कंट्री ए ने कंट्री बी के प्रोडक्ट पे, और टैरिफ इम्पोज करने की वजह से मांग प्रभावित हुई, मांग पहले से कम हो गई, और कम हुई हुई मांग को आप कैसे दिखाएंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ कंट्री एज ऑफर कर्व, जो पहले ओ ए था अब वो ओ ए वन हो गया। जब ये ओ ए वन हुआ तो अब नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन क्या है, क्या आपकी P1 पॉइंट और नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन T1, ठीक। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है, इसके ज्यादा पास है कंट्री ए या कंट्री बी, न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन किसके ज्यादा पास है, ए या बी के, कंट्री बी, ठीक। तो मतलब हम कह रहे हैं कंट्री बी के लिए अनफेवरेबल है, नॉर्मली अनफेवरेबल ही होगी, कि अगर आप डायग्राम के भी सोचो, कंट्री बी के लिए मांग कम हो गई है कंट्री बी के प्रोडक्ट की, तो मतलब वो कम एक्सपोर्ट करेगा, तो ये क्या होगी, इसके लिए अच्छी सिचुएशन नहीं है, तो अनफेवरेबल होगा कंट्री बी के लिए, ठीक। और वो हमने डायग्राम से भी दिखाया कि कंट्री ए के ऑफर कर्व से दूर है, इसलिए इसके लिए फेवरेबल है। अब आप थीटा वाली वैल्यू से देखें, अगर यहाँ पे जो थीटा वैल्यू थी वो आपकी ये थी, ठीक, यहाँ से आपने पी क्यू अपॉन ओ क्यू, या फिर थीटा, टैन थीटा की वैल्यू है, ठीक। जिस कंट्री ने टैक्स इम्पोज किया उस कंट्री ने थीटा की वैल्यू फर्दर क्या हो गई, थीटा वन, ठीक। एंगल आपका पहले से बढ़ गया है, थीटा से थीटा वन जाने पे P1 Q1 अपॉन ओ क्यू वन। तो कंट्री ए के लिए थीटा का एंगल पहले से बढ़ गया, इसका मतलब हम कह रहे हैं कंट्री ए के लिए क्या होगी, फेवरेबल सिचुएशन होगी। तो अगर हम टैरिफ का इम्पैक्ट देखें, टैरिफ का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, चीज ध्यान रखिएगा, वाइवा में पूछा जाता है कि जो कंट्री टैक्स इम्पोज कर रही है उसकी उसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होगी या अनफेवरेबल। इस डायग्राम में, इस कंडीशन में हमने क्या मान के चला है, कंट्री ए कंट्री बी के प्रोडक्ट पे टैक्स इम्पोज कर रही है, टैरिफ इम्पोज कर रही है, टैरिफ लगा रही है वो, और लगाने वाली कौन सी है, ए। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी कंट्री जो टैक्स लगाती है, टैरिफ इम्पोज करती है, टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके फेवर में होगा या अनफेवरेबल होगा, तो आंसर क्या होगा हमेशा, दैट विल बी फेवरेबल, ठीक। और वो आपको इस डायग्राम से दिखाना है चेंज करके, ठीक है। अगर मैं यही कहती कि कंट्री बी ने वो लगाया है टैक्स, कंट्री बी अगर कंट्री ए के कमोडिटी पे कंट्री ए के कमोडिटी लगा रही है, टैरिफ इम्पोज कर, ये जो आपका ओ ए इनिशियल कर्व था, ओ बी इनिशियल कर्व था, क्या हो जाता ऑफर कर्व आपका नया, ओ बी वन हो जाता, ठीक। ओ बी वन हम कब कह रहे हैं, क्योंकि कंट्री बी में मांग कम हो जाती, क्योंकि कंट्री ए की जो प्राइस थी उसका प्राइस हाइक होता टैक्स लगने की वजह से। तो जब आपका ओ बी वन हो जाता तो इन दैट केस नई टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन आपकी टी टू होती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका पी टू होता, ठीक। तो यहां से जो एंगल होता आपका, ये आपका थीटा टू बनता, ठीक है। तो ये जो आपका थीटा टू एंगल है, ये एंगल क्या हो रहा है, थीटा से बड़ा एंगल है, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो, अब ये कंडीशन क्या होगी, कंट्री ए के लिए अनफेवरेबल है क्योंकि थीटा का एंगल पहले से कम हो जा रहा है, ठीक। ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन है ये कंट्री ए के ज्यादा पास आ रही है, कंट्री बी दूर है। तो ये जब कंट्री बी ने लगाया टैरिफ, तो उन इन दैट केस जब कंट्री बी ने लगाया तो ये आपका कंट्री बी के लिए फेवरेबल हो गया, क्योंकि जैसे ही वो अपने इंपोर्ट पे टैक्स लगाएगी, इंपोर्ट पहले से कम हो जाएंगे, जिस कंट्री में इंपोर्ट कम होगा उस कंट्री का क्या होगा, एक्सपोर्ट
बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हो उस कंट्री में कम हो रहा है इम्पोर्ट, तो डेफिनेटली दूसरी कंट्री का एक्सपोर्ट भी कम हो रहा है। क्योंकि हम अगर दो ही देश दिखा रहे हैं इस पूरे डायग्राम में, डिस्कशन ए और बी दो ही देशों का है, और हम कह रहे हैं इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो इम्पोर्ट कम हो रहा है मतलब कंट्री ए का एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तभी एक कंट्री को फायदा है, दूसरे कंट्री को नुकसान है। कंट्री बी में इम्पोर्ट कम हो रहा है तो ये बेटर ऑफ सिचुएशन में जाएगी क्योंकि इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक होगा। बट कंट्री ए वर्स ऑफ होगी क्योंकि इसका एक्सपोर्ट वहां से कम हो रहा है। क्लियर है ये चीज, टैरिफ का इम्पैक्ट?